लास्ट क्लास में क्या पढ़े रहे थे? सर एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के लास्ट बाद में वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी शायद, क्या था? हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हिस्टोग्राम हमने पढ़ा था। हाँ सर, हिस्टोग्राम लास्ट टॉपिक था। ठीक है। और शिवांशी पूछ रही है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मालूम है आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नो सर, हमें कराया ही नहीं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वही जो कि आपको ऐसे पहले बताया था, फ्रीक्वेंसी वाले टेबल। या मान लीजिए यहाँ पर है मार्क्स या एक्स, ठीक है, वेरिएबल जिसकी वैल्यूज है, मान लीजिए यहाँ 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ फ्रीक्वेंसी को एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 3 टाइम्स आता है, 3 4 टाइम्स आ रहा है, 4 9 टाइम्स आ रहा है। तो ये इनकी जो ये है सबकी अलग अलग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, इसी को कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी टेबल है, कुछ अलग नहीं है। डिस्क्रीट वेरिएबल पूछा था। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, ठीक है। तो वेरिएबल ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये 2 3 4। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा वो अलग है, उसके पहले जो पढ़ते हैं उसी को कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग हो, डिफरेंट हो। ओके सर। जो क्वेश्चन है वो आप उसका आंसर बता सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर बता सर, मतलब हमें स्कूल से मिला था सर, वो तो क्वेश्चन आप है। क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, ओके सर। ठीक है। तो पूरा क्वेश्चंस मैं अभी सुनूंगा, तो उससे बेटर है कि आप पहले क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं देख लूँ, उसके बाद उस पर बात करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। द फॉलोइंग टेबल, आप चाहें तो अभी भेज सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन जब कर लें ये वाला तो आप भेज दीजिए। ये द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लिटरेट females in the age of in the age group 10 to 57 years in a village। तो एक विलेज में लिटरेट फीमेल्स की काउंटिंग की गई 10 से 57 एज ग्रुप की, और वो देखा गया। तो देखिए एज ग्रुप हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इन ईयर्स, और यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स उस एज ग्रुप में कितनी है, वही है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैं पहले बता रहा हूँ 10 से 17 7 इंटरवल में लेकर के बनाई गई है। इसमें है 300, फिर 18 टू 25, 17 से नहीं स्टार्ट हुआ, 18 से स्टार्ट हुआ। तो मतलब ये किस तरह का है, इंक्लूसिव है। तो इसको आपको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा गया है। तो 26 से 33, 740, 34 से 41, 580, 42 से 49, 260, 50 से 57, 50 से 57, 140, टोटल कितने आ गए? टोटल फीमेल्स हैं 3000, टोटल है 3000। इनका एज ग्रुप देखा गया और उनमें देखे ये लिटरेसी का डिफरेंट एज ग्रुप में लेवल था। अब इसके लिए कहा गया ड्रा अ हिस्टोग्राम।
to represent the above data. Draw a histogram to represent the above data. बनाइए हिस्टोग्राम, बताया था ना पिछली क्लास में, उस पे क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था हमने। यस सर। सर एज ग्रुप पॉइंट्स में आ सकती है? क्या चीज पॉइंट में? एज ग्रुप। हाँ आ सकती है, क्यों? कितने साल के हो तुम बेटा? मैं 14 का हूँ। 14 एग्जैक्ट आज डेट? हैप्पी बर्थडे है? नहीं ना, तो कर सकते हैं बेटा, 14 और 15 के बीच में हो तो 14.5 ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। यस। बना लिया? बनाइए जल्दी से। सबसे पहले तो इसको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, इंक्लूसिव था, इसको एक्सक्लूसिव में चेंज कीजिए। सबसे पहला काम ये करें। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज किया है मनीत? सही लग रहा है? यस सर करें। 9.5 से 16.5 16.5 नहीं, सॉरी, फिर 17.5 से 25.5 फिर ऐसे ही। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग, द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द गिवन फ्रीक्वेंसी distribution is in inclusive form. It's in inclusive form. So first we convert. First we convert it into. Convert it into exclusive form. तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर ले, एज शोन बिलो। जैसा कि देखिए यहाँ टेबल में बना लेते हैं। ये लिखेंगे एज ग्रुप, मतलब इन ईयर्स में है एज ग्रुप, और फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पेमेंट्स। तो ये जो 10 से 17 था, उस एज ग्रुप को हम 10 से 17 न लिख करके
क्या करेंगे, उसमें 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे, तो 9.5 से 17.5 लिखेंगे। और उसके लिए कितनी है फ्रीक्वेंसी, 300। ये फिर 17.5 से 25.5, उसके लिए है 980। ऐसे लिख लेंगे 25.5 से। तो अब ये कॉन्टिन्यूअस आ गया, लगातार बनता जा रहा है, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव बार 740। 33.5 से 41.5, इसमें है 580। फिर नेक्स्ट है 41.5 टू 49.5, इसमें कितना है 260। फिर है 49.5 टू 57.5, इसमें है 140। ठीक है, टोटल 3000। अब इसकी हेल्प से हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ ईयर्स किस पे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, फिर से ये जो टेबल, अब जब यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे तो उसमें यहाँ पर क्या बना लेते हैं हम लोग, जिससे कि एक किंक बना लेते हैं कि जिससे कॉन्टिन्यूअस वहां से स्टार्ट कर सकें। तो 9.5 से पहला क्या है 17.5, फिर 17.5 से 25.5, किंक का मतलब है कि रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, 9.5 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये बना दिया गया। फिर 25.5 से 33.5, देन 41.5, और आफ्टर दैट 49.5 एंड लास्ट वन है 57.5। और इधर हम लोग बना लेते हैं मैक्सिमम कितना है 900, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इक्वल इंटरवल लेते हुए लगभग 800, 900। मैक्सिमम कहाँ तक गया है 980 तक, तो 1000। 9.5 से 17.5 के लिए कितना है 300, तो हम यहाँ पर 300 बना देते हैं। 17.5 से 25.5 के लिए 980, तो यहाँ 980 ऐसे बनाया। तो इस तरह से इसके लिए 980, 25.5 से इसके लिए कितना है 740, से 33.5, फिर है 580, 580 करस्पॉन्डिंग ये बना लीजिए 580, 41.5 से 49.5 260, यहाँ आ गया 260, और फिर है 140, 140 यहाँ कहीं आ गया। इस तरह से बन जाएगा हिस्टोग्राम। अच्छा, आपके सिलेबस में कुछ जैसे 9th के सिलेबस में डिलीट भी किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, और ठीक है हिस्टोग्राम विथ वेरिएबल क्लास इंटरवल ये डिलीटेड है, तो वो पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, वैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बता देता है आपको। अगर इसके मिड पॉइंट जो है हिस्टोग्राम पे, यहाँ पे अगर आप मिड पॉइंट है, कौन से मिड पॉइंट, जो अपर रेक्टेंगल में अपर वाले पार्ट आ रहे हैं, यहाँ पे इस मिड पॉइंट को जो करिए बना लीजिए और इसे ज्वाइन करें, तो इसी को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल है 9.5 प्लस 17.5, इसका आप मिड पॉइंट ले लीजिए, क्लास मार्क है वो एक तरह से, और इसके करस्पॉन्डिंग 300। तो आप चाहें तो बिना हिस्टोग्राम बनाए भी बना सकते हैं। क्या करना है इसके लिए, आप क्लास मार्क बनाइए, उसके करस्पॉन्डिंग देखिए क्लास मार्क था 9.5 प्लस 17.5, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हुआ 27, 13.5। इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी ली 300, तो ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही 17.5 और इसका मिड पॉइंट लीजिए और ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो बिना हिस्टोग्राम के बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, और हिस्टोग्राम से बनाना है तो ये जो अपर रेक्टेंगल का जो अपर साइड है उस पे मिड पॉइंट बनाइए और उनको ज्वाइन कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, यस सर। अब बात करेंगे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ गिवन डाटा, इसी में आता है मीन मीडियन मोड। तो देखते हैं उसे, लिखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। लिखेंगे इसमें अ नंबर और क्वांटिटी a number or quantity which is best representative of a set of a data, of a set of data is called its a central tendency. क्या है, a number or quantity which is best representative of a set of data is called its central tendency. The measures of this kind, the measures of this kind is known as averages. कोई एक डाटा दिया है तो उसका सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, जो जनरली उसका एवरेज है या मिड में आ रहा है, जो कि मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। जनरली क्या देखा गया है, किसी भी डाटा में, चाहे वो आपके क्लास में मार्क्स हों, ज्यादातर अगर सभी के मार्क्स अगर हम लोग लिख लें तो हम देखेंगे कि एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, और जो एवरेज मार्क्स होते हैं, लोएस्ट मार्क्स और हाईएस्ट मार्क्स की तरफ जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। अब इसमें देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। कैसे मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, दो तरह के पहले बात करें। एक मेजरमेंट को हम कहेंगे मैथमेटिकल और दूसरे को कहते हैं पोजिशनल। मैथमेटिकल के टाइप्स में ही हम एक की बात करते हैं मीन, आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन।
इसी मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। जनरली इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर xi डाटा है तो इसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं पोजिशनल, और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसमें 2 टाइप्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं, मीडियन एंड मोड। मीडियन को MD लिखा गया है एब्रिविएशन में, मोड को MO लिखा गया। नोट करेंगे। कर लिया सर नोट। कर लिए सर। कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट अब मीन की बात करेंगे। क्या होता है मीन? तन्मय कोई डाउट है बेटा? सर डाउट नहीं, मुझे ये पूछना था सर, आपने कहा था कि जब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का टेस्ट ले लोगे तो सर उसके बाद आप बाकी चैप्टर्स का भी टेस्ट लोगे। अच्छा, तो लेकिन आज ही, बल्कि मैं पहले भी देख रहा था कि आप लोगों का 9th क्लास में ऐसे ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स जिसमें मैथमेटिकल हो, वैसे टॉपिक्स बहुत कम है। देखिए, पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, रियल नंबर, वो ठीक है, उस पर लिया जा सकता है। प्रूफिंग वाले बहुत ज्यादा है ना, प्रूफिंग वाले चैप्टर ज्यादा हैं। सेकंड पॉलिनोमियल है, उस पर भी ले सकता हूँ मैं, तो ये 2 चैप्टर हो गए। और थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 9th के सिलेबस में है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें ग्राफ उसमें मैं ऑब्जेक्टिव में नहीं जा पाऊंगा। फोर्थ टॉपिक उसमें तो सर अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंगे तो सर वही आएगा ना सर जो आपने यहाँ पे पढ़ाया है, तो सब एरिया निकालना तो सर वही लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, अब अगर मैं वो एरिया वगैरह वाले क्वेश्चन दूंगा तो वो फिर 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। ठीक है, उसके भी दिए जाएंगे, वो बाद में करते हैं, पहले 9th वाले में बात कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव बहुत बने। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, वैसे ये तो 9th के सिलेबस से हट गया है। ठीक है, लाइन एंड एंगल में भी प्रूफ वगैरह है, ट्राइंगल में भी ऐसा ही है, क्वाड्रिलेटरल भी इसी तरह का है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स भी यही है, सर्कल भी इसी तरह का है। सर सर्कल्स में तो लेकिन काफी ऑब्जेक्टिव्स थे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब वही है कि बनाने पड़ेंगे, और इतना सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कैसे पूरा पेपर उस पे बनाना ना। ज्यादातर थ्योरम्स और ये लिखी है, कंस्ट्रक्शन में कुछ है नहीं इसमें। हीरोन्स फार्मूला ठीक है, हीरोन्स फार्मूला बनाए जा सकते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स में भी देखो, अब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें तो आपके जो सिलेबस में वो ग्राफ, हिस्टोग्राम वगैरह, ये कहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बनेंगे? मीन, मीडियन, मोड इतना नहीं है आप में। ठीक है, इस पे थोड़े बन जाएंगे, लेकिन उसमें मतलब बहुत इजी क्वेश्चन ही बनते रह जाएंगे। फिर प्रोबेबिलिटी, अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी करने वाले बन जाएंगे। आप टेस्ट मत लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स दे दीजिए, हम खुद कर लेंगे। यस सर। अब बात यह है कि प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी पर बनेंगे। तो मैं बता रहा हूँ टेस्ट में किस पे ले सकता हूँ। ये 4-5 टॉपिक हैं और उनके ले लेंगे। हीरोन्स फार्मूला का एक मैं बना दूंगा, हीरोन्स फार्मूला है। सरफेस एरिया वॉल्यूम हो ही गया है, प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा। नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल, जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे और थोड़ा सा अच्छा भी वो लगेगा, हाँ, मैथमेटिकल टाइप से हो। थियोरेटिकल जो होंगे उसमें कुछ ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसी ये अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्लास में मैं मेरे ख्याल से ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। सर 9th तो पूरी ग्राफ और वही सब से भरे पड़े प्रूफिंग से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होने के बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे और डेप्थ में जो मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं जो आगे के कंपटीशन के लिए ज़रूरत है, और प्लस उन पे फिर पेपर्स वगैरह भी देख लेंगे। ये जो 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताया कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया वॉल्यूम, हीरोन्स फार्मूला, नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल,
इन पर पेपर्स रिलेटिवली ज़्यादा बनेंगे तो उन पर आपके पेपर्स होंगे। तो अगले वीक अगर आप चाहते हो या उसके अगले वीक तो मैं हीरोन्स फार्मूला पे ले लूँगा, फिर तब तक हम लोग प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी भी ले लेंगे। सर आप IGSO वाले मॉड्यूल्स एक बार फिर से भेज सकते हैं जो आपने पहले भेजे थे। IGSO के मैंने 2-3 टॉपिक के भेजे थे ना, कि सारे टॉपिक के भेजे थे? नहीं सर 2-3 ही थे, नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ तो उसको फिर अब ये एक बार कंप्लीट हो जाए ना बेटा। कौन सा? अभी स्टैटिस्टिक्स फिर प्रोबेबिलिटी के बाद ये आपका खत्म हो जाएगा 9th। हाँ और एक कंस्ट्रक्शन है, वो उसमें कुछ है नहीं ऐसा, उसमें से भी कई चीज डिलीट भी कर दी गई है 9th वाले में, और आगे किसी काम का है नहीं वो बेसिक कंस्ट्रक्शंस। तो उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर आप बाद में पूछ लीजिएगा। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, वो आपको IGSO के मॉड्यूल मैं दे दूंगा सभी के, और उनको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग एक बार आइडिया भी ले लेंगे ब्रीफ। अगर कोई पार्ट नहीं बताया गया है, नहीं पढ़ाया गया, तो पार्ट पढ़ लेंगे, और अगर पढ़ लिया गया है तो फिर अब उस पर क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, आप उसको फिर बनाइएगा, फिर उसका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ IGSO है या फिर कोई और दूसरा एग्जाम्स है तो उनको भी हम लोग उस तरीके से हैंडल करेंगे। और आप लोग चाहेंगे तो 10th ही स्टार्ट कर लेंगे हम लोग अक्टूबर से। सर मैंने न्यूज़पेपर में आया था वापस हो गया है वो 5+3+3+4 वापस हो गया। वापस हो गया मतलब अब नहीं कर रहे हैं वैसा? अब 12th नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 12th नहीं होगी? नहीं, 11th के बाद सीधा ग्रेजुएशन। 11th के बाद सीधे ग्रेजुएशन हो जाएगी? चलो मुबारक हो तुमको, तुम जल्दी ग्रेजुएट हो जाओगे। देखो बेटा मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, हाँ कि वो क्या कर रहे हैं पॉलिसी, हाँ वो दिन भर बदलते रहते हैं, हमें अपनी पढ़ाई करनी है। मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। जब आ जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बात करेंगे। हाँ अभी बात इस पे करने का कोई खास फायदा नहीं। यस शिवांशी वो तुमने जो व्हाट्सएप किया है क्वेश्चन, वो बहुत थियोरेटिकल सा क्वेश्चन है, उसको मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे कुछ डायरेक्ट सा नहीं है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है? Which of the following are variables are discrete? Size of shoes, number of pages in a book, distance traveled by a train, time। कुछ अजीब सा है, मतलब इसमें थियोरेटिकल और हाँ एक बार वापस मुझे इसको देखना पड़ेगा, फिर बात कर पाएंगे इस पे। वैसे डिस्क्रीट का मतलब मैंने बता दिया कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं आ रही मुझे, फिर बताएंगे, आपको बता दिया जाएगा। इसको देखते हैं। मीन की बात कर रहे थे हम लोग, मीन और अरिथमेटिक मीन। तो मीन ऑफ n numbers और एक्सप्रेशंस भी हो तो भी x1 x2 x3 अप टू xn, अगर ऐसे n नंबर्स हैं तो उनका मीन क्या होता है? दैट इज मीन विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब यही x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, number of observations। sum of all the observations upon number of observations, ये होता है मीन। अब यहाँ ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे? x1 x2 x3
ये ऑब्जर्वेशन है। तो मीन को हम जनरली x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे ना, तो यही हो गया मीन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तरीके से तो लिखते थे सिग्मा करके कुछ था, उसको एक बार समझ। इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, किसी को समेशन, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, i इज इक्वल टू 1 टू n xi। इस सिंबल का क्या मतलब है? इस सिंबल का मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, ये देखिए ये जो सिग्मा सिंबल लिखा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समेशन। समेशन मतलब सम करना, सम मतलब ऐड करना, जोड़ना, ठीक है, ऐड करना है i। और यहाँ पे जो लिमिट लिखी है ये है लोअर लिमिट वेरिएबल की, i बराबर 1 से लेकर n तक, मतलब i की वैल्यू मुझे पहले इस पूरे में 1 रखनी है। पूरे में 1 रखोगे क्या मिलेगा? x1। फिर i की वैल्यू क्या रखनी है? 2 रखनी है। फिर i की वैल्यू 3 रखनी है और n तक रखनी है और ऐड करना है। समेशन मतलब ऐड करना है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये है। ओके सर। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। देखेंगे फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का मीन कैलकुलेट करिए। ठीक है, आसान है, हो गया। हाँ बोल बेटा। इसे यही बोला था, हो गया। हो गया सर। आंसर है 9.625। 9.625। ठीक है, तो ये लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन। मीन पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 8 हो गए अपॉन 8, यही था। तो ऐड कर लीजिए तो ये आ रहा है 77 अपॉन 8। ठीक है, 8 9 72 5, तो आ गया 9.625। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे द मीन ऑफ फाइव नंबर्स इज 30
if one number is excluded, if one number is excluded, their mean becomes (28). Find the excluded number. Find the excluded number. तो 5 नंबर्स हैं जिनका मीन कितना है 30 है, और इसमें से एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब जो नया मीन है वो कितना है 28, तो वो जो नंबर एक्सक्लूड किया था वो कितना होगा? सर हो गया। हो गया? यस सर। 38। यस सर 38। 38 ठीक है। क्या है मीन दिया है, आप गिवन नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 5 है तो 30। तो अब इन 5 नंबर्स का सम क्या हुआ? सम ऑफ दिस 5 नंबर्स, जो 5 नंबर्स दिए थे उनका आ गया 30 इंटू 5 मीन्स 150। ठीक है। अब मीन ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स क्या है? एक नंबर हटा दिया ना इसमें से, एक्सक्लूड किया, तो मीन ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स है 28। तो सम ऑफ दिस 4 नंबर्स, ये 4 नंबर्स हैं जिनका सम मीन 28 आ रहा है, वो क्या होगा 28 इंटू 4 मतलब 112। तो देयरफॉर एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर एक्सक्लूड किया गया था वो क्या हुआ 150 माइनस 112 दैट इज 38। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। द मीन ऑफ 100, the mean of 100 items were found to be 64. Later on, it was discovered that 2 items were misread as 26 and 9 instead of 36 and 90. Find the correct mean. Find the correct mean. तो इसका करेक्ट मीन कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। 100
थे, मीन था 64। फिर बाद में देखा गया कि दो नंबर्स गलत रीड किए गए हैं, 26.9 रीड किए गए हैं, जबकि रीड क्या करना था 36.90। तो करेक्ट मीन क्या होना चाहिए था? हो गया। सभी का आ गया? यस। हाँ, मनीत बताओ क्या आ रहा है? 64.91। 64.91 सही है। The mean of 100 items were found to be 64. तो 100 का मीन कितना है? 64 है। तो जैसे अभी ऊपर सेकंड क्वेश्चन किया था, 5 का था मीन, उसी तरीके से स्टार्ट करके कर सकते हैं, उसी प्रोसीजर से चलते हुए ही बना सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ दूसरा उसमें चेंजेस हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मीन ऑफ 100 items as calculated, क्या कैलकुलेट किया गया था? 64। मतलब सम ऑफ दिस 100 कितना हो जाएगा? 100 आइटम्स 6400, ये हुआ 64 इंटू 100। लेकिन ये करेक्ट सम नहीं था। नाउ करेक्ट सम क्या होगा? सम ऑफ दिस 100 आइटम्स, करेक्ट सम क्या है? इन 6400 में से सम ऑफ रॉन्ग माइनस कर दें, हटा दें जो रॉन्ग थे, आइटम्स जो रॉन्ग रीडिंग थी, प्लस ऐड कर दें करेक्ट रीडिंग, करेक्ट आइटम्स ऐड कर दें इसमें। तो 6400 तो टोटल था, इसमें से रॉन्ग क्या था? 26 और 9, माइनस ये गलत रीडिंग आ गई थी, और 36 और 90 ये थी सही रीडिंग, 126। ठीक है। तो अब इसे ऐड करने पे क्या आ रहा है? 6491। देखिए 35, 36, 191, इसमें ऐड हो गया 6491, ये आ गया। ये 100 आइटम्स का टोटल सम है। तो करेक्ट मीन क्या होगा? सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम क्या है? 6491 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हुआ 100, तो इसी को दिया गया 64.91। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब बोलो, कोई प्रॉब्लम, कुछ और बोलना चाहते हैं बताइए। कुछ और तरीके से किया है? या कोई ऐसे करना चाहे? इसको ऐसे लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3, उसने कहा 100 तक का सम था, x 98 प्लस 99 प्लस 100। उसने कहा कि लेकिन 2 का तो मुझे मालूम है, 2 नंबर क्या है?
26 और 9 ये गलत रीडिंग वाले, बाकी 98 सही थे। अपॉन 100 ये मिला कितना है 64। तो यहाँ से उसने x1 प्लस x2 अप टू x98 क्या कैलकुलेट कर लिया 6400 तो 26 प्लस 9 माइनस 35 ऐसा आ गया। अब उसे मालूम है कि x1 प्लस x2 अप टू 98 ये तो सही थे और इसमें करेक्ट कौन से ऐड करने हैं 36 और 90 ऐड करने हैं। तो ये 6400 माइनस 35 प्लस 36 प्लस 90 ऐसे ऐड कर लिया उसने, तो वो आ गया 6491। अब उसने दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिया x1 प्लस x2 अप टू x98 प्लस 36 प्लस 90 अपॉन 100 तो ये आ गया 64.91। तो लिखने का तरीका अलग अलग है, आप ऐसे सॉल्व करें या इस तरह सॉल्व करें है सेम ही, और दोनों तरीके से किया जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि मैंने ऐसे कर दिया है तो आप यही करना है। पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते थे जो 5 नंबर्स वाला दिया था। समझ रहे हैं? कोई डाउट? नो सर। ठीक, चलो मैं इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट आपको बताते हैं। नोट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, if x bar is mean of n observations, x bar is mean of n observations, जैसे कि मान लीजिए वो x1 x2 up to xn इनका मीन है, देन हम ये कर सकते हैं x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार अप टू xn माइनस x बार, ये बराबर कितना होगा बताइए? n 0। ओके क्या होगा? 0। कैसे? देखिए हमें क्या मालूम है x बार का मतलब क्या है x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, यही है मीन। मीन यही तो है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn बराबर nx बार, ठीक है, या x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn माइनस nx बार इज इक्वल टू 0। इसी माइनस nx बार को क्या लिख सकते हैं माइनस x बार माइनस x बार माइनस x बार कितनी बार? बार बार x बार n टाइम्स, n x बार है ना तो n टाइम्स लिख सकते हैं। तो यही x बार मिलकर के nx बार हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 ऐसे जाएंगे n टाइम्स, तो n x बार माइनस जो है उसकी जगह x बार लिख दिया सभी ब्रैकेट में, यही तो लिखा था। सर तो ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि x1 माइनस x बार हमेशा 0 आएगा। x1 माइनस x बार हमेशा 0 आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा मैंने कहा कहा? अच्छा ठीक है सर। मैंने कहा कि सबके साथ अगर हम डिफरेंस का सम लेते हैं x1 माइनस x बार प्लस x2 माइनस x बार प्लस x3 माइनस x बार, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका अगर हम डिफरेंस किसके साथ लें मीन के साथ, और उनको ऐड कर दें सबको, तब 0 आए। मैंने ये नहीं कहा कि किसी इंडिविजुअल के साथ 0 आएगा डिफरेंस। नेगेटिव भी आ सकता है फिर ये x1 माइनस x बार। हाँ निगेटिव आएगा, कुछ के साथ निगेटिव आएगा, कुछ के साथ पॉजिटिव आएगा। मीन है यह कि मान लीजिए 0 1 2 3 अप टू 10 तक लिखा है, मिड में अगर आपका मान लीजिए वैल्यू आ गई 5 अगर मिड आ गया तो आप क्या है 0 के साथ डिफरेंस निकालोगे तो 0 माइनस 5 आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा। बाद में 5 से जो ज्यादा आएंगे उसके साथ डिफरेंस निकालोगे तो प्लस आएगा। तो कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव आएंगे जिनको ऐड करने पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि ये मिड वैल्यू है ना, तो
यस ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अब इसमें, नोट करिए इसे। सेकेंड पॉइंट, एक मीन ऑफ x1 x2 x3 up to xn इस x बार, इसका मीन x बार, देन अगर आपसे कहें इसका मीन बताओ, सब में मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, सेम क्वांटिटी लेके p, x1 प्लस p प्लस x2 प्लस p प्लस x3 प्लस p, सब में मैंने p ऐड कर दिया, तो उसका मीन क्या होगा? इसका मीन बताइए, विल बी x बार प्लस p हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा एट p। ऐसे ही मीन ऑफ, एंड अगर सब में मैं p माइनस कर दूं, x1 माइनस p, x2 माइनस p, xn माइनस p, इसका मीन क्या होगा? x बार माइनस p हो जाएगा। अगर सब में p ऐड करेंगे तो प्लस p हो जाएगा, माइनस करेंगे माइनस p हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई कर दें, px1 px2 px3 pxn, तो क्या होगा? px बार, p मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में p से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? x बार अपान p होगा। तो जो बताया जा रहा है केवल उतना करना है, कुछ भी नहीं कर देना है। इनके लिए ये डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो मीन में भी सेम ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दीजिए आ जाएगा। अगर कोई कहे कि x1 पावर p, x2 पावर p, x3 पावर p, xn पावर p का बताइए मीन क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि x बार पावर p हो जाएगा, नहीं, उसको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, x1 x2 xn क्या है, चेंज होगा। इसमें आप मीन वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देख सकते हो, या कि मैंने px1 लिखा था तो px1 प्लस px2 प्लस px3, अगर कोई भी है ना इसका फॉर्मूला प्रूफ करना तो अपान n कर दिया, इसमें सब में देखो p कॉमन हो गया न्यूमरेटर में, x1 प्लस x2 अप टू xn आया अपान n, इसके यहाँ लिख दिया x बार, तो ये हो गया px बार। तो आप इन जो मैंने लगाए हैं फॉर्मूले नहीं याद है तो ऐसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वही आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला याद करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद हो गया तो अच्छा है। ठीक है, तो इसके आगे अगली क्लास में पढ़ते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, और होमवर्क आपको बताया था कॉन्सेप्ट लेवल एक्सरसाइज 3 के सेक्शन डी ई एफ जो भी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम, और उसके बाद की क्लास में स्टैटिस्टिक्स की जो डीपीपी है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, और प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट करके ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ लेक्चर्स में। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।